नमस्कार दोस्तों, आज आपका आधुनिक भारत के अगले अध्याय में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे। देखा जाए क्या था, जब ब्रिटिश भारत में आते हैं तब वह अपना अधिकार राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करने के बाद वह सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक इन सभी क्षेत्रों में वह शोषण करते हैं। जब इन शोषण के विरुद्ध जब भारतीय नागरिक, भारत के लोग जब आवाज़ उठाते हैं तब क्या होता है, कभी विद्रोह होता है, कभी छोटे छोटे आंदोलन देखने को मिलता है। तो जो ब्रिटिशर्स अपनी शोषक नीतियां चला रही थी, इन नीतियों के विरुद्ध भारत में कई छोटे छोटे दल बन रहे थे। विभिन्न जगहों पर इसके विरुद्ध आवाज़ उठ रहे थे, कभी कहीं छोटे स्तर पर तो कहीं बड़े स्तर पर। तो कहीं ना कहीं भारत के विभिन्न जगहों पर से इसके विरुद्ध आवाज़ उठ रहे थे। तो इन्हीं को देखते हुए, इस छोटे छोटे जो आवाज़ उठ रहे थे अंग्रेजों के विरुद्ध, इन्हीं को देखते हुए क्या किया जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना की जाती है। हालांकि जो इसकी स्थापना ब्रिटिशर्स एओयूम जो स्कॉटलैंड के निवासी रहते हैं उनके द्वारा प्राप्त किया जाता है। वह अवकाश प्राप्त अधिकारी रहते हैं, वह रिटायर्ड व्यक्ति रहते हैं एओयूम, उनके द्वारा यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है। शुरू में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है तो यह एक सेफ्टी बॉल्व के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका उपयोग करने के लिए किया जाता है, यानी एक सुरक्षात्मक घेरे। जब एओयूम के द्वारा यह जब संस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यह जो दल का गठन किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें यही चीज रखा जाता है कि जो छोटे स्तर पर अंग्रेजों के विरुद्ध जो विद्रोह हो रहे थे, अंग्रेजों के विरुद्ध जो आवाज उठ रहे थे, उनको क्या कर सके, एक आज्ञा पत्र के द्वारा अंग्रेजों के सामने एक दृढ़ता पूर्वक रखा जाए और उसके नीतियों से क्या किया जाए, जो उसकी नीति चल रहा है उसके विरुद्ध आवाज उठाया जाए। तो इसी को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो इसी के बारे में पढ़ेंगे, इसके मुख्य बिंदुओं को पढ़ेंगे, इसके संस्थापना कहाँ हुआ था, इस बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो देखा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को होता है। इसके संस्थापक एओयूम रहते हैं। जो एओयूम रहते हैं या क्या रहते हैं, स्कॉटलैंड निवासी रहते हैं, अवकाश प्राप्त होते हैं, जो रिटायर्ड व्यक्ति होते हैं, इन्हीं के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है। जो स्थापना की जाती है इसके प्रथम जो अध्यक्ष होते हैं वो आगे पढ़ेंगे आपको, WC बनर्जी होते हैं। इसके स्थान की बात की जाए तो यह बम्बई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसकी स्थापना की जाती है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद इसका जो नामकरण है वह दादा भाई नौरोजी, जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन के भी नाम से जाने जाते हैं, दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नामकरण किया जाता है। उसके बाद इसका पूर्व नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ होता है। जब इस दल का गठन किया जाता है तब उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्व नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ होता है। इन्हीं के द्वारा यह एक कार्यकारी गठन का निर्माण किया जाता है। तो आप ध्यान में रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय संघ, इसकी स्थापना 1884 में हुई, उसी का नामकरण दादा भाई नौरोजी करते हैं। उस समय वाइसराय जो होता है लॉर्ड डफरिन होता है। इसकी कार्यकाल 1884 ईस्वी से 1888 ईस्वी तक होता है। तो आप ध्यान देंगे, जो इनसे मुख्य बिंदु है वो क्वेश्चंस पूछता है। पहला हम लोगों ने पढ़ा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ। उसके बाद इसके संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक एओयूम थे। उसके बाद इसका किस स्थान पर इसकी स्थापना की गई, तो हालांकि जब इसका स्थापना किया जाता है तो वह पुणे में किया जाता है, लेकिन कुछ कारणवश पुणे में नहीं हो पाता है। इसकी स्थापना बंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में किया जाता है। उसके बाद इसका नामकरण कौन करते हैं, दादा भाई नौरोजी करते हैं। उस समय जो कौन सा रहता है, वाइसराय रहता है ब्रिटिश, लॉर्ड डफरिन रहता है, जिसका कार्यकाल 1884 ईस्वी से 1888 ईस्वी तक रहता है। तो ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग उन बिंदुओं को देखेंगे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है और भारतीय राष्ट्रीय
कांग्रेस जो स्वतंत्रता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उस तक की स्थिति में, उस तक के समय में बहुत सारे भारतीय और ब्रिटिशर्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को विभिन्न विभिन्न नामों से कहकर संबोधन किया है। बहुत सारे ब्रिटिशर्स और भारतीयों ने इसका क्रिटिसाइज किया है। तो उन सभी वक्तव्यों को देखेंगे किन किन लोगों ने, किन किन भारतीयों ने क्या कहकर संबोधन किया है। तो देखा जाए डफरिन, एक डफरिन जो होता है ब्रिटिश अधिकारी, वह क्या करता है, इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कहकर संबोधन करता है। डफरिन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। उसके बाद डफरिन के बाद जो कर्जन होता है, जिसके समय बंगाल विभाजन होता है, इस कर्जन के द्वारा वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या कहता है, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है और इसे हमें देखने की तीव्र इच्छा है। यह किसके द्वारा कहा गया, कर्जन के द्वारा। कर्जन क्या कहा कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है और इसे हमें देखने की तीव्र इच्छा, यह कर्जन के द्वारा कहा गया था। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने की संस्था दिए, इन्होंने कहा है कि यह अपने प्रस्ताव को अंग्रेजों के सामने इस प्रकार पेश करती है जैसे अंग्रेजों के सामने यह प्रार्थना कर रही है, इसलिए बाल गंगाधर तिलक इसे भीख मांगने वाली संस्था कहकर संबोधन किए हैं। उसके बाद फिरोज शाह मेहता, इन्होंने कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं कहा है। फिरोज शाह मेहता का कहना था कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है यह जनता की आवाज नहीं है, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत के पूरे जनता के लिए नहीं बल्कि जो इसके प्रतिनिधि हैं उनके लिए काम करती है। यह कथन था फिरोज शाह मेहता का। आगे देखेंगे गांधी जी का कहना था कि कांग्रेस को समाप्त का सुझाव दिए थे। बोला गया था जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत की स्वतंत्रता दिलाने में कामयाब हो गई तब गांधी जी सुझाव दिए थे कि इसको समाप्त कर देना चाहिए। जिस उद्देश्य के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया उसके उद्देश्य की प्राप्ति हो जाने के बाद इस संस्था को बंद कर देना चाहिए। लेकिन उस समय क्या कर दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महात्मा गांधी के बातों को नकार दिया गया, इनके बातों को ध्यान नहीं दिया गया और उस वक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे बड़ा दल बन चुकी थी जो भारतीय स्वतंत्रता में अहम भूमिका निभाई थी और अभी तक वह पार्टी है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से बहुत सारे ब्रिटिशर्स और भारतीय विभिन्न नामों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कहकर संबोधन किया है। इनसे क्वेश्चंस कभी कभी पूछ दिया जाता, आपको वक्तव्य दे दिया जाएगा और बोले जाएगा निम्नलिखित में से किनके द्वारा यह वक्तव्य बोला गया था। तो आप ध्यान में रखेंगे जो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ें। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके कुछ अधिवेशन पर हम लोग चर्चा करेंगे, कहाँ कहाँ हुआ था उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, इसके कौन कौन से अध्यक्ष थे उन पर चर्चा करेंगे और कुछ जो इससे विशेष बातें निकलेगी उन बातों पर चर्चा करेंगे। तो प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना 1885 ईस्वी को प्रथम बार होती है। यह कौन सा स्थान पर होता है, इसका स्थान मुंबई में होता है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, WC बनर्जी होते हैं। इसमें 72 प्रतिनिधि होता है और प्रथम महासचिव A.U. ह्यूम होते हैं। तो आप ध्यान में रखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन होता है वह 1885 ईस्वी में होता है। कौन सा स्थान पर होता है, बंबई में होता है। और दूसरा जो इसके अध्यक्ष होते हैं वह WC बनर्जी होते हैं। इसमें 72 प्रतिनिधि, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना होता है उस समय मात्र 72 प्रतिनिधि शामिल होते हैं। यह क्वेश्चंस कभी कभी पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, 72, 102, 76, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा 72 प्रतिनिधि। उसके बाद इसके जो महासचिव थे उस टाइम A.O. ह्यूम थे और जो इसके अध्यक्ष कर रहे थे WC बनर्जी थे। तो उसके बाद देखा जाए दूसरा है 1886। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कलकत्ता में की जाती है। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी रहते हैं। यह दादा भाई नौरोजी 3 बार इसके अध्यक्ष बनते हैं, 1886 में, 1893 में, 1906 में। तो इनकी अध्यक्षता 3 बार की जाती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। उसके बाद तीसरा देखेंगे, यह तीसरा होता है अधिवेशन 1887 ईस्वी में। यह कौन सा स्थान पर होता है, मद्रास पर होता है। इसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी होते हैं जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होते हैं। तो अगर पूछा जाता है क्वेश्चंस
कि अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन होते हैं, किस अधिवेशन में भाग लेते हैं, किस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, तो वह होगा तीसरे अधिवेशन 1887 ईस्वी में जो मद्रास में होता है। इसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा किया जाता है। यह प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भी होते हैं। उसके बाद चौथा होता है 1888 ईस्वी में, इसका जो स्थान होता है इलाहाबाद में होता है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं जॉर्ज यूले होते हैं। यह प्रथम अंग्रेज होते हैं और गैर भारतीय। यह जॉर्ज यूले होते हैं। जो चौथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता एक विदेशी के द्वारा जॉर्ज यूले के द्वारा किया जाता है, जो प्रथम ब्रिटिशर्स तथा गैर भारतीय होते हैं। तो यह भी ध्यान में रखेंगे। तो ऊपर से जो हम लोगों ने 4 पढ़ा 1885 से लेकर 1888 तक, यह जो 4 स्थानों पर अधिवेशन होता है इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, इससे क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो एक बार हम लोग फिर से रिकॉल करेंगे और एक बात यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो उद्देश्य क्या था, इसका गठन को, इसको दल बनाने का क्या मकसद था। तो हम यहाँ पर जब हम लोगों ने ऊपर से 4 अधिवेशन देखा तो चारों अधिवेशन को अलग अलग क्षेत्र में किया गया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो मकसद था कि इसे भारत के विभिन्न स्थानों पे किया जाए, ताकि भारत के विभिन्न वर्ग, विभिन्न समुदाय के लोग इसमें भाग लें, इससे जुड़ सकें, इसमें सभी वर्ग शामिल हो सके। तो इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आपने देखा कि जो ऊपर से 4 अधिवेशन होता है वह भारत के विभिन्न स्थानों पर होता है। उसके बाद जब आपने देखा इसकी अध्यक्षता फर्स्ट में क्या ईसाइयों के द्वारा किया जाता है, सेकेंड में पारसी के द्वारा किया जाता है, थर्ड में मुस्लिम के द्वारा किया जाता है, चतुर्थ में अंग्रेज के द्वारा किया जाता है। इससे क्या अनुमान पता चलता है, इससे क्या पता चलता है, इससे यही पता चलता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चाह रही थी कि इसमें हर तरह के लोगों को शामिल किया जाए, इसमें हर तरह के लोगों को क्या किया जाए, इस दल में शामिल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर अंग्रेजों के विरुद्ध क्या करना होगा, आवाज उठाना होगा। तो इसका जो मकसद था क्या था, विभिन्न स्थानों पर भारत के हर तरह के लोग, हर समुदाय के लोग इससे जुड़े और क्या करें, वह अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाने में मदद करें। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा पहला जो होता है अधिवेशन 1885 ईस्वी में प्रथम होता है। इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी के द्वारा किया जाता है। दूसरा 1886 ईस्वी में होता है। इसका अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया जाता है। दादा भाई नौरोजी इस 3 अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। कौन कौन, 1886, 1893 और 1906। उसके बाद जो तीसरा 1887 ईस्वी में होता है, इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा किया जाता है, जो प्रथम मुस्लिम होते हैं। और चौथा जो 1888 ईस्वी में होता है, इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले के द्वारा किया जाता है। तो स्थान का भी ध्यान रखेंगे। प्रथम हम लोगों ने देखा, क्या देखा, देखिए इधर बंबई में होता है प्रथम, और दूसरा कलकत्ता में होता है, तीसरा मद्रास में होता है और चौथा इलाहाबाद में होता है। यानी भारत के हर एक साल में जो इसका अधिवेशन हो रहा था, हर एक जगह पर हो रहा था, अलग अलग क्षेत्र में हो रहा था। उसके बाद हम लोग देखेंगे, चौथा के बाद अगला देखेंगे 1896 ईस्वी का अधिवेशन। किस स्थान पर इसकी अधिवेशन की होती है, कलकत्ता में होता है। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, रहीमतुल्लाह सियानी करते हैं। इन्हीं के अध्यक्षता में पहली बार वंदे मातरम गाया जाता है। तो ध्यान में रखेंगे 1886 ईस्वी का अधिवेशन जो कहाँ होता है, कलकत्ता में होता है। इसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सियानी करते हैं, जिनमें क्या किया गया था, पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। तो ध्यान में रखेंगे 1896 और 1911 ये दोनों को एक साथ ही ध्यान में रखें, क्योंकि ये दोनों अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। तो 1896 और 1911 दोनों अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। तो उसके बाद देखेंगे 1896 के बाद 1905, तो 1905, 1906, 1907 ये तीनों को क्रम से याद रखेंगे। 1905 ईस्वी का अधिवेशन यह वाराणसी में होता है। इसके जो अध्यक्षता करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया जाता है। इसमें स्वदेशी बंग भंग आंदोलन का समर्थन किया जाता है। तो आप ध्यान में देखेंगे कि वह कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें बंग भंग आंदोलन का समर्थन किया जाता। तो वह 1905 ईस्वी का वाराणसी का अधिवेशन स्थान पर हुआ था, वाराणसी में। उसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के थे। उस अधिवेशन में बंग भंग आंदोलन का सपोर्ट किया जाता है।
उसके बाद आ जाइए 1906 में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कलकत्ता में होती है। इसके क्या होते हैं, इसके अध्यक्ष की अध्यक्षता कौन करते हैं, दादा भाई नौरोजी, जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि 1886 ईस्वी का अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया जाते हैं। वह 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता करते हैं, 1886, 1893, 1906। तो यही आता है 1906 का दादा भाई नौरोजी। इसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यह ध्यान में रखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसमें स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, तो यही 1906 ईस्वी का अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। उसी में स्वराज शब्द का प्रयोग भी किया गया था। उसके बाद आ जाइए 1906 के बाद अगला अधिवेशन 1907 जो सूरत में होता है। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस के द्वारा किया जाता है। इसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन हो जाता है। जो 1907 ईस्वी का अधिवेशन सूरत का अधिवेशन होता है, इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस के द्वारा किया जाता है। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 दलों में टूट जाता है, एक गरम दल और एक नरम दल। तो जो नरम दल रहते हैं वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ में होते हैं और जो गरम दल रहते हैं वह अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग ध्यान में रखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 भागों में विभाजन गरम दल और नरम दल कौन सा अधिवेशन में होता है, 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस करते हैं। उसके बाद 1907 के बाद आ जाइए 1911, जो हम लोग बोले थे कि 1896 1911 को एक साथ याद रखेंगे। तो 1911 का अधिवेशन कलकत्ता में होता है और 1896 का भी कलकत्ता में होता है। तो 1911 के कलकत्ता में जो अधिवेशन होता है, इसकी अध्यक्षता बिशन नारायण धर के द्वारा किया जाता है। इसमें जन गण मन प्रथम बार गाया जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो ध्यान में रखेंगे जो जन गण मन होता है वह रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो इसमें गाया जाता है प्रथम बार, यही अधिवेशन होता है। कौन सा अधिवेशन, 1911 ईस्वी का कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता बिशन नारायण धर के द्वारा किया जाता है। इसमें जनगण मन गाया जाता है। उसके बाद अगला देखेंगे 1911 के बाद 1916 में देखेंगे। इस अधिवेशन की अध्यक्षता लखनऊ में होता है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, अंबिका चरण मजूमदार होते हैं। इसके अध्यक्ष होते हैं अंबिका चरण मजूमदार होते हैं। इसमें क्या क्या हुआ था उन मुख्य बिंदुओं को ध्यान देंगे। कौन सा अधिवेशन, 1916 ईस्वी का अधिवेशन जो लखनऊ में होता है, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार करते हैं। इसमें कांग्रेस लीग और मुस्लिम लीग का समझौता हो जाता है, तो ध्यान में देखेंगे। और दूसरा सबसे बड़ी बात, जो गरम दल और नरम दल 1907 के सूरत अधिवेशन में अलग हुए थे, इस अधिवेशन में वह एकजुट हो जाते हैं। कौन सा अधिवेशन, 1916 का लखनऊ अधिवेशन, जिसमें गरम दल और नरम दल फिर से एक हो जाते हैं। उसके बाद इसमें क्या कहता है, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह बाल गंगाधर तिलक द्वारा बोला गया वक्तव्य। इसमें क्या कहता है, मांगा जाता है कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस वक्तव्य को यहाँ पर क्या कहता है, मांग किया जाता है इस अधिवेशन में। तो हम लोग ध्यान में देंगे कि जो 1916 का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इसमें 3 प्रमुख बिंदु कौन कौन हुए थे, कांग्रेस और लीग का समझौता हो गया था, गरम दल नरम दल एक हो गए थे, मिल गए थे। उसके बाद स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये इसमें बोला भी गया था, तो ध्यान में रखेंगे। और अगला अधिवेशन है 1917 जो कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट के द्वारा किया जाता है। प्रथम महिला अध्यक्ष होते हैं। यह जो एनी बेसेंट होते हैं, जो प्रथम भारतीय नहीं, प्रथम महिला अध्यक्ष होते हैं। तो यह क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी जो इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो उसका जवाब होगा एनी बेसेंट। यही एनी बेसेंट है जो 1917 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनती है, और यह जो कलकत्ता में होता है। तो ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन इसे पूछता है। अभी तक पूरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जितने भी अधिवेशन हुए हैं, उनमें महिलाओं को 3 बार अध्यक्षता करने का मौका मिला। तो कौन कौन 3 महिला थी वो ध्यान में आप रखेंगे। पहला 1917 में, ठीक इसके 8 साल बाद 1925 में, ठीक इसके 8 साल बाद 1933 में, यानी हर एक 8-8 साल बाद महिला अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं। तो 1917 में तो आप लोगों ने पढ़ा कि कौन थी, एनी बेसेंट थी। 1925 में दूसरा हम लोगों ने देखा, तो 1925 में सरोजिनी नायडू। तो यह भी क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष की थी। तो यही थी 1925 में सरोजिनी नायडू करती है, और 1933 में नलिनी सेन गुप्ता, ये तीसरे जो होते हैं महिला, नलिनी सेन गुप्ता किया जाता है। तो यही 3 ऐसे
महिलाएं होती है जिनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता किया जाता है, तो ध्यान में रखेंगे। उसके बाद एक और है, आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा हो कि इतना तक जो अधिवेशन हुआ उसमें कलकत्ता में सबसे ज़्यादा अधिवेशन हुआ, तो आप यह भी ध्यान में रखेंगे कि अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे ज़्यादा अध्यक्षता किस स्थान पर हुई है अधिवेशन, तो ध्यान में रखेंगे कोलकाता में। लगभग 10 बार यहाँ पर इस अधिवेशन की अध्यक्षता कलकत्ता में की गई है। तो हम लोगों ने देखा, अधिवेशन देखा, स्थान देखा, और बाकी कुछ और भी हैं अधिवेशन, उसको हम लोग इसको मिटाने के बाद उसको देखते हैं कि और कौन कौन सा अधिवेशन है, उसमें क्या क्या मुख्य बिंदु रही थी, कौन कौन से स्थान पर हुए थे, आगे हम लोग वो देखते हैं। ये रहा दोस्तों बचे हुए कुछ अधिवेशन। इसमें देखेंगे 1920 का अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता 2 लोग करते हैं, 2 बार बुलाया जाता है। एक कलकत्ता में बुलाया जाता है जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा किया जाता है। इसमें असहयोग आंदोलन को प्रस्ताव को पारित नहीं किया जाता। क्या होता है 1920 ईस्वी महात्मा गांधी के द्वारा, आपको पता ही होगा, असहयोग आंदोलन भी चालू कर दिया जाता है। तो यह जो 1920 का अधिवेशन होता है इसमें 2 बार बुलाया जाता है। मुख्यतः जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है वह साल के अंतिम माह दिसंबर में होता था, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ने पे विशेष बहुमत के तौर पर उसके माह के बीच में कभी भी बुलाया जा सकता था। तो इसी में से वो अधिवेशन है 1920 का अधिवेशन में बीच में कलकत्ता में एक अधिवेशन किया गया, बीच में बुलाया गया। इस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा किया जाता है और इसमें असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित नहीं किया जाता है। उसके बाद 1920 ईस्वी का जो नागपुर का अधिवेशन होता है, जो वार्षिक अधिवेशन होता है, जो मुख्यतः चलता रहता है, उस अधिवेशन की अध्यक्षता वीर राघवाचारी के द्वारा किया जाता है। इस अधिवेशन में जो असहयोग आंदोलन इसमें नहीं पारित किया गया था, इसमें वह असहयोग आंदोलन को करने के लिए कांग्रेस द्वारा पारित कर दिया जाता है। तो यह क्वेश्चंस ध्यान में रखेंगे कि 1920 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता वीर राघवाचारी किए थे, जिसमें असहयोग आंदोलन को प्रस्ताव पारित किया गया था। उसके बाद 1920 के बाद आएंगे 1924 जो 40वां अधिवेशन है। यह अधिवेशन बेलगांव में महात्मा गांधी जी के द्वारा अध्यक्षता में मात्र 1 बार किया गया। तो यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखेंगे, यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यही 1924 ईस्वी का अधिवेशन मात्र एक ऐसा अधिवेशन होता है जो महात्मा गांधी पूरे जीवन में मात्र 1 बार इसी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1 बार करते हैं, जो बेलगांव में होता है और 1 बार बनते हैं। तो यह ध्यान में रखेंगे, महात्मा गांधी के द्वारा कांग्रेस में की जाने वाली अध्यक्षता वह एक है। कौन सा अधिवेशन? 1924 का अधिवेशन जो बेलगांव में हुआ था। उसके बाद हम लोग आते इसके ठीक 1 साल बाद 1925 में इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू के द्वारा किया जाता है। यह कानपुर में होता है। यह प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष रहते हैं। हम लोग पढ़े थे, उसमें बताए थे कि पूरा कांग्रेस का अध्यक्षता में मात्र 3 ऐसी महिलाएं होती जिनको यह पद के लिए मौका मिलता। तीनों भारतीय कौन कौन थे? पहला हम लोग बताए थे कि जो 1917 ईस्वी में होता वह प्रथम महिला होते हैं, जो कौन थे? एनी बेसेंट थे 1917 ईस्वी में। ठीक उसके 8 साल बाद 1925 ईस्वी में सरोजिनी नायडू को मौका मिलता है इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने के लिए। तो आप ध्यान में रखेंगे 1925 ईस्वी के कानपुर अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू के किया जाता है। इससे क्वेश्चंस कभी कभी पूछता है, क्या पूछेगा कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो वो होंगे सरोजिनी नायडू। ठीक उसके 1 साल अब आगे बढ़ते हैं, 4 साल बाद 1929 ईस्वी में, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1929 ईस्वी का लाहौर अधिवेशन, आशा करते हैं आप लोग पढ़े ही होंगे, बहुत जगह क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा। यही अधिवेशन था जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा भी फहराया गया था। तो उन सभी बिंदुओं को देखते हैं क्या हुआ था। 1929 ईस्वी का यह अधिवेशन लाहौर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया था। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। यही आंदोलन होता है जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उसके बाद इसी में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का घोषणा किया जाता है। तो यही है वो 26 जनवरी, इसी में
डिसाइड किया जाता है कि 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस यानी गणतंत्र क्या किया गया, हमारा संविधान लागू किया गया। तो इसका जो जड़ है 26 जनवरी का, इसका जड़ यही लाहौर अधिवेशन में उसी से जुड़ा हुआ है कि आखिर में 26 जनवरी को ही क्यों गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, क्योंकि जब 1929 ईस्वी का लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसी में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी तथा 26 जनवरी 1930 ईस्वी को जो भी सदस्य था शपथ दिया गया था और क्या किया गया था, एक दृढ़ संकल्प के साथ 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया था। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा 1929। फिर उसके बाद आते 1931 ईस्वी का कराची का अधिवेशन। यही पाकिस्तान की दो जगह, जो एक 1929 में होता है और दूसरा 1931 में होता है। पाकिस्तान का एक शहर लाहौर में 1929 का होता है और 1931 का दूसरा शहर कराची में अधिवेशन किया जाता है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया जाता है, जो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री होते हैं। और ठीक इसके पहले लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जाता, वह प्रथम प्रधानमंत्री होते हैं। तो यह हम लोग समझे कि प्रथम प्रधानमंत्री और दूसरा जो कराची में होता है, प्रथम उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। इसमें क्या हो गया था, मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था। यही वो कराची का 1931 ईस्वी का अधिवेशन होता है जिसमें मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया जाता है। उसके बाद इन गांधी जी के द्वारा यहाँ पे क्या किया गया था, एक बात बोला गया था। क्या बोला गया था कि गांधी मर सकते हैं पर गांधीवाद नहीं। यह गांधी जी का कथन था जो इस अधिवेशन में उनके द्वारा बोला गया था। क्या था, गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं। तो ध्यान में रखेंगे 1929 और 1931 पूछा जाने वाला सबसे हाईलाइटेड क्वेश्चंस। उसके बाद हम लोग आते हैं 1937 ईस्वी का अधिवेशन। यह अधिवेशन फैजपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता फिर से जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही किया जाता है। यह पहला ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांव में की जाती है। कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस तो शहर के जन आंदोलन का तो सपोर्ट मिल ही गया था। वह चाहती थी कि ग्रामीण जन आंदोलन को भी कांग्रेस की ओर आकर्षित किया जाए, उसको भी इसमें शामिल किया जाए। तो ग्रामीण जनाधार को मजबूत करने के लिए यह पहला अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गांव में हुआ। कौन सा, 1937 ईस्वी का फैजपुर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं। यही प्रथम गांव में किया जाता है। तो ध्यान में रखेंगे प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो गांव में किया गया वह था 1937 का फैजपुर अधिवेशन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक उसके एक साल बाद 1938 और 39 का अधिवेशन। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था, हरिपुरा और त्रिपुरी में। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो 1938 ईस्वी का अधिवेशन जो हरिपुरा में होता है, यह गुजरात में स्थित है हरिपुरा। इसकी अध्यक्षता हरिपुरा वाले सुभाष चंद्र बोस इसकी अध्यक्षता करते हैं और इसमें राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया जाता है जिसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू होते हैं 1938 ईस्वी में। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, प्लानिंग कमीशन पढ़ेंगे तो उसका जड़ इसी से जुड़ा हुआ है। तो ध्यान में रखेंगे कि राष्ट्रीय नियोजन समिति जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता करते हैं, जिसका रहते हैं 1938 ईस्वी में। इसका गठन इसी में किया जाता है हरिपुरा अधिवेशन में जो 1938 में होता है। ठीक इसके एक साल बाद 1939 ईस्वी में क्या होता है, इस बार भी पटाभी सीतारमैया क्या करते हैं, अपने प्रतिद्वंदी को हराकर कांग्रेस का अध्यक्ष चुने जाते हैं। उसमें क्या होता है, जो उसके प्रतिद्वंदी होते हैं पटाभी सीतारमैया होते हैं, जो गांधी जी के समर्थक होते हैं, उनको क्या करते हैं, पराजित कर फिर से यह अध्यक्ष पद पर चुने जाते हैं। कौन, सुभाष चंद्र बोस। लेकिन गांधी जी का लिहाज रखते हुए सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं, वह अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं और उस इस्तीफे के बाद 1939 ईस्वी का जो त्रिपुरी में हुआ था एमपी में, उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया जाता है। तो यह आप ध्यान में रखेंगे 1939 ईस्वी का जो त्रिपुरी का अधिवेशन होता है, इसकी अध्यक्षता त्यागपत्र के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया जाता है। तो ये थी मुख्य बिंदु इनसे जुड़े हुए। आगे हम लोग देखते हैं 40 से 45। ये लंबा कार्यकाल रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो 40 से 45 सबसे लंबे कार्यकाल हुआ था, इसमें अबुल कलाम आजाद जो हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे, उनको इसके अधिवेशन की अध्यक्षता करने का मौका मिला। तो 1940 से 45 की अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद करते हैं। यहाँ पर स्थान का वर्णन नहीं है क्योंकि लंबे समय तक रहा था। तो लंबे समय तक अध्यक्ष, सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष पद पर रहने वाले कौन थे, अबुल कलाम आजाद। अगर क्वेश्चंस पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक
कौन रहे? तो यही अबुल कलाम आजाद रहे थे। उसके बाद क्या था? सबसे युवा अध्यक्ष। और जब 1923 ईस्वी का दिल्ली का अधिवेशन होता है उसमें अबुल कलाम आजाद सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में भी चुने जाते हैं। तो अगर क्वेश्चंस इससे भी पूछता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे, तो अबुल कलाम आजाद होगा, जो 1923 ईस्वी का अधिवेशन दिल्ली में किए थे। तो ध्यान में रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आते हैं 1946 से 47, जिसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी के द्वारा किया जाता है। यह मेरठ में होता है, यह स्वतंत्रता के समय होता है। देखिए इसमें क्या था, ध्यान से समझेंगे इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को। जो 1946 ईस्वी का अधिवेशन होता है, उस अधिवेशन मेरठ में होता है, उसका अध्यक्षता जेबी कृपलानी के द्वारा किया जाता है। उसके बाद क्या होता है? भारत आजाद होता है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। भारत के आजाद होने के समय भी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी ही थे। तो क्वेश्चंस ये भी पूछता है कि भारत के स्वतंत्रता होने के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी ही थे। उसके बाद क्या होता है? स्वतंत्रता के बाद दिसंबर माह में जेबी कृपलानी इस पद से इस्तीफा दे देते हैं। उसके बाद क्या होता है? उस पद की इस्तीफा दे देने के बाद कुछ समय बाद, ठीक 1 साल बाद 1948 ईस्वी जो सबसे अंतिमा 55वां अधिवेशन होता है, वह अधिवेशन जयपुर में होता है। इसकी अध्यक्षता पटाभी सीतारमैया, ये वही पटाभी सीतारमैया है जिनके प्रतिद्वंदी कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। तो वही पटाभी सीतारमैया अंतिमा 1948 ईस्वी का जो सबसे अंतिमा 55वां अधिवेशन था, वह क्या करते हैं? इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। तो क्या होता है? तो यह ध्यान में रखेंगे। तो क्या होता है बिंदु, कुछ चीजें यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। जब भारत की स्वतंत्रता होती है तो 1947 के बाद जेबी कृपलानी के त्यागपत्र देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कुछ समय के लिए इसकी अध्यक्षता दी जाती है। लेकिन उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी इस पद से हट जाते हैं। कारण क्या होता है कि उधर, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि क्वेश्चंस क्या पूछेगा 1946 से 47 और 48 के बीच में, और ये जेबी कृपलानी और पटाभी सीतारमैया। तो ये पॉइंट को समझेंगे। क्या था कि अगर क्वेश्चंस पूछता है कि भारत के स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। स्वतंत्रता के बाद कौन थे? तो पटाभी सीतारमैया थे। लेकिन इन दोनों के बीच में कौन थे? तो उस पॉइंट को समझेंगे। इन दोनों के बीच में कुछ समय के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यह पद दिया जाता है। जब दिसंबर माह में कौन? जेबी कृपलानी अपना त्यागपत्र देते हैं, तो उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस पद के लिए यानी इसकी अध्यक्षता करने के लिए चुना जाता है। लेकिन आपको पता ही होगा वो संविधान सभा के अध्यक्ष चुने जाते हैं। तो अब क्या करते हैं? वह इस पद को छोड़ देते हैं और उसके बाद पटाभी सीतारमैया आते हैं, क्योंकि उधर संविधान सभा का अध्यक्ष पद संभालते या कांग्रेस का संभालते। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि इन दोनों के बीच में कौन आए थे अल्प समय के लिए, तो वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए थे। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। जो मुख्य बिंदु था, जो अधिवेशन थे, जो महत्वपूर्ण अधिवेशन थे, उन पर हम लोगों ने चर्चा किया, अच्छा से उसको बताएं। तो उसको आप क्या करिएगा, अभी आप अगर देखे होंगे तो आपको लग रहा हो कि सब याद हो गया हुआ, सब समझ में आ गया हो, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। आप जब क्या करेंगे, जब बनाने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बैठेंगे, एग्जाम हॉल में बैठेंगे, तो क्या होगा? कंफ्यूज कर जाएंगे। 1931 कराची था या लाहौर था, 1929 क्या था? तो इस तरह से जो इस कंफ्यूजन उत्पन्न होगा, क्योंकि क्रम से जो आंदोलन थे, अधिवेशन थे, वो बहुत सारे अधिवेशन थे। तो क्रम से उसको याद रखने के लिए आप इस वीडियो को, इस क्लास को 2 से 3 बार देख लीजिए, ताकि जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए, और जिनको नहीं समझ में आया है वो एक बार पेन डाउन भी कर लेंगे। तो आशा करते हैं आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा। हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और जिनका भी एग्जाम्स है, आगामी एग्जाम्स आने वाला है, उन तक हमारे वीडियो को शेयर करें, ताकि इस वीडियो के द्वारा वह अपना कुछ मार्क्स क्या कर पाएँ, बढ़ा पाएँ। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।